गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब बोर्ड में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर द चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में से बेसिकली आपको 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन एक आना है और एक क्वेश्चन आना है आपको 2 मार्क्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा जो है बोर्ड में पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका, what are transgenic animals? What are transgenic animals? And describe their advantages. So बेसिकली जब आप पंजाब बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन की लेंथ है इट ऑल्सो मैटर्स कि आपने कितना लंबा उस आंसर को लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारा बताऊंगी कि इस आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे। पहले समझते हैं हमने इस क्वेश्चन को कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है और क्या क्या हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू नए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाकर जो है हमें क्या क्या एडवांटेजेस हुई हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं। सो व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स इन विच डीएनए इज मैनिपुलेटेड। इस तरह के एनिमल्स जिनके डीएनए को हमने मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन का मतलब हमने जिसके डीएनए के अंदर चेंजेस की हैं, नॉर्मल डीएनए से बदलकर हमने डीएनए को चेंज कर दिया गया है, और इसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा जीन या एक्स्ट्रा डीएनए उस एनिमल के अंदर आ गया है। इस तरह से जो एक नया एनिमल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि नंबर 1, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, जैसे सबसे पहला जो ट्रांसजेनिक एनिमल बना था वो एक काऊ थी और उसे नाम दिया गया रोजी। इसके अलावा गोट भी बनी, माइस भी बने, ट्रांसजेनिक पिग्स भी बने। तो बहुत सारे एनिमल्स जो है हम ट्रांसजेनिक इस टाइम पर बना चुके हैं, और इन्हीं की वजह से ही बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो इनका फायदा क्या है हमें? फायदा ये है हमें इनका कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, अगर मान लो जैसे कोविड जैसी एक नई डिजीज आई है, ठीक है, हमें जब 2020 में कोविड आया था तो हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि ये क्या है, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, बॉडी के किस पार्ट को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे बॉडी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें जो हैं उन पे स्टडी की गई। अब कोई भी ह्यूमन बींग नोइंगली या वॉलंटरीली हम कहें खुद से आकर तो कहेगा नहीं कि हाँ चलो ठीक है मेरी बॉडी पे आप एक्सपेरिमेंट कर लें, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे नई डिजीजेज या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज है उनके भी स्टडी करने के लिए कि उनका ट्रीटमेंट हम आसानी से ढूंढ पाए, इसके लिए हमें इजी हो जाता है अगर हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स हों। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है उसको सेल में से निकाला जाता है और डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द एनिमल। तो वो जो एनिमल बनेगा वो क्या बन गया? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब क्योंकि इस एनिमल के अंदर जो डीएनए है वो हमारा ही डीएनए है, तो इस एनिमल को अगर हम कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जिसकी डिजीज के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हम इस वायरस या जो ये बैक्टीरिया है इसके जो इफेक्ट है वो अगर हम एनिमल पे स्टडी करें तो एग्जैक्टली हमें आइडिया हो जाएगा कि ह्यूमन बींग्स पर भी ये कैसे काम करता है, कैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, किस तरह से फैलती है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है।
तो ये इसकी सबसे पहली जो है एप्लीकेशन है या एडवांटेज है, दैट इज फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम नई और पुरानी डिजीजेस के बारे में डिटेल स्टडी के लिए भी यूज करते हैं। सेकंड जो इसका एडवांटेजेस है, दैट इज फॉर वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी मींस कि कोई भी नई वैक्सीन बनती है तो वो जो नई वैक्सीन है उसका इफेक्ट क्या रहेगा, क्या बॉडी पे उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स हैं, कि आगे चलकर कुछ हफ्तों में या कुछ सालों में जो है इस वैक्सीन से इंसानों पर, ह्यूमन बींग्स पर क्या अच्छा असर हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या इसके फायदे ज्यादा हैं, क्या इसके नुकसान ज्यादा हैं। ये सब स्टडी करने के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। और एनिमल्स पर स्टडी कर कर हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स पर भी अगर ये सेम वैक्सीन दी जाएगी तो इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे। थर्ड जो है इसका एप्लीकेशन है, दैट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का मतलब है कि कोई भी ऐसे केमिकल्स या मेडिसिन्स, कोई भी ऐसी ड्रग्स, केमिकल्स या मेडिसिन्स जो कि हमने नई बनानी है, नई किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कोई नई दवाई बाजार में आई है, तो वो मेडिसिन जो है, अगर वो कंपनी कहती है कि हाँ ये इतनी जल्दी ठीक कर देगी इस डिजीज को, कैंसर का इलाज है, एचआईवी का इलाज है, तो एचआईवी या कैंसर किसी एक ट्रांसजेनिक एनिमल को डिजीज करके फिर उसके ऊपर इस मेडिसिन को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से ये मेडिसिन काम करेगी और किस तरह से यहाँ पर हम इस मेडिसिन के इफेक्ट भी देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट के अलावा कहीं इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये भी इसका एक स्पेशली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये सब जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अपने पास बनाकर रखती हैं और उन पर स्टडी कम से कम 8-10 साल स्टडी होती है मिनिमम, और उसके बाद उसके रिजल्ट शेयर किए जाते हैं कि ये रिजल्ट आया तो क्या अब इस मेडिसिन को उतारा जाए या नहीं उतारा जाए। ये सब जो है इसके एप्लीकेशंस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। अलग से जो है आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसी में से बन जाता है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन स्टडी ऑफ डिजीज, ये अलग से पूछा जा सकता है। या व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन वैक्सीन सेफ्टी, और डिस्क्राइब देयर रोल इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अलग से कोई भी एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना फॉर 2 मार्क्स, इट इज इंपॉर्टेंट। And last is for chemical and safety testing. For chemical and safety testing, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजों की जो है वो बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है, तो इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए कि लंबे टाइम तक ये फ्रेश बनी रहें, खराब नहीं हो, तो इनके लिए भी कई तरह के केमिकल्स जो है यूज होते हैं। इसके अलावा घर में आप कोई परफ्यूम्स यूज करते हैं या कोई कॉस्मेटिक आप यूज करते हो नया, कोई मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हो, कोई क्रीम यूज करते हो, तो इन सब के अंदर केमिकल्स डाले गए हैं और उन केमिकल्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यहाँ पर बनाया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड डिस्क्राइब देयर एडवांटेजेस। और इसमें से मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसी में से निकल सकता है, किसी भी एक एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, कि मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या काम कर सकती है। या ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से भी आ सकता है, डिस्क्राइब ह्यूमुलिन,
सो द आंसर इज कि मेडिसिन फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या बनाया है, हमने बनाया है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन का मतलब है ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर बनता है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है नोन एज पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जो भी फूड खाते हैं, वो जो फूड है वो डाइजेस्ट होकर बेसिकली क्या बनता है? अगर आप चपाती राइस खाते हैं तो वो बन जाएगा डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज। प्रोटीन्स खाते हैं तो डाइजेस्ट होकर क्या बन जाएंगे? अमीनो एसिड्स। और अगर आप फैट खाते हैं तो वह डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो बेसिकली अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाला हार्मोन इंसुलिन इस ग्लूकोज के ऊपर ही काम करता है। आपने जो फूड खाया, जो कार्बोहाइड्रेट खाए, उससे बना ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है, हमारा जो ब्लड है वो इस ग्लूकोज को रख लेता है। लेकिन ब्लड के अंदर जो ये ग्लूकोज है, इसको रखने की एक लिमिट है। उस लिमिट के बाहर जो हमने जितना भी ग्लूकोज बना लिया अपने खाए हुए फूड से, उस सारे ग्लूकोज को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ गई तो क्या होगा कि बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको हाई ग्लूकोज वाला ब्लड मिलेगा। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि अगर आप अपनी फिंगर को 10 मिनट के लिए चीनी वाले पानी में रख दो, तो आप देखोगे सारी स्किन जो है उसकी रिंकल्ड हो जाएगी, ऐसे जैसे उसमें रिंकल्स पड़ गए हों, इतने झुर्रियां सी पड़ गई हों। ऐसी स्किन जो है एकदम उसमें से सारा वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो सोचो, इंटरनल ऑर्गन्स तो हमारी बाहर वाली स्किन से कितने सॉफ्ट हैं। अगर वो हाई ग्लूकोज वाले ब्लड के अंदर 24 घंटे उनको वही सप्लाई मिलेगी तो वो ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन चला जाता है कहाँ? लिवर के अंदर। अब जब आप कुछ नहीं खाएंगे, जैसे आप फास्ट कर रहे हैं या पूरा दिन आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो लिवर का जो ये ग्लाइकोजन है ये वापस ग्लूकोज में बदल जाएगा। इसका मतलब इंसुलिन का मेन काम क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ने नहीं देना। लेकिन अगर किसी के अंदर ये इंसुलिन बने ही ना, या बन भी रहा है तो बहुत ही कम अमाउंट में बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? वो पर्सन क्या है? उसको एक डिजीज है, दैट इज डायबिटीज। अब जो डायबिटीज है, ये इसके कारण भी दो हैं। एक तो डायबिटीज होती है कि जिस केस में इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं रहा, इंसुलिन जो है वो तैयार ही नहीं कर रही है बॉडी। और दूसरा केस क्या है कि बॉडी इंसुलिन तो बना रही है, लेकिन उस इंसुलिन को हमारी ही बॉडी के सेल्स बनते ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जिसका काम क्या है? बाहर से आने वाली इंफेक्शन से लड़ना, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ना। लेकिन अगर हमारी ही बॉडी के सेल्स हमारे ही इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करने लग जाएं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इन्हीं में से एक है डायबिटीज। इसके इलाज के लिए अब जब इंसुलिन बन रहा है और खत्म हो रहा है, तो इसके लिए दिया जाता है इंसुलिन के इंजेक्शंस। पेशेंट को दिए जाते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस। पहले भी कई सालों से जो है इंसुलिन के इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये किन से बनते थे? स्लॉटर्ड कैटल से। कैटल मीन्स काउ, बफेलो एंड पिग्स। मतलब जिनका हमने मांस खाने के लिए, जिन हम कैटल को हमने काटा, चाहे वो गोट हो
चाहे वो काव हो, चाहे वो बफेलो हो, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो उनको जो मांस खाने के लिए जब उनको मारा जाता है, तो ऐसे एनिमल्स में से हम इंसुलिन जो है वो निकाल लेते थे और उस इंसुलिन के इंजेक्शंस बनाकर मार्केट में बेचे जाते थे। अब क्योंकि ये कैटल और पिग्स का डीएनए हमारे डीएनए से बहुत ही डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होता था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कई तरह की एलर्जीज होने लगी। मतलब ये कि अब दवाई तो ली है, इंजेक्शन लिया है कि शुगर कम हो, नॉर्मल रहे, लेकिन शुगर तो नॉर्मल हो रही है, साथ में कोई एलर्जी क्रिएट हो रही है, तो ये ऐसा ट्रीटमेंट जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए यूएसए की एक कंपनी है एली लिली, इस कंपनी ने 1983 के अंदर जो है एक इंसुलिन तैयार किया जो बिल्कुल ह्यूमन बींग का था, और ह्यूमन बींग्स के ही जो कहे कि डीएनए है या जीन्स हैं, उन्हीं को लेकर ही इसको तैयार किया गया और इसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन, दैट इज ह्यूमन इंसुलिन। ये ह्यूमन इंसुलिन इस बेस पे बनाया गया। तो इसको हम थोड़ा सा स्टडी करने के लिए पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो इंसुलिन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये हमेशा ही ब्लड के अंदर रहता है, लेकिन ये होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म इसकी कहलाती है प्रो इंसुलिन, एंड एक्टिव फॉर्म हम बोलते हैं दैट इज इंसुलिन। सो जब आपने खाना नहीं खाया है तो भी आपके ब्लड के अंदर प्रो इंसुलिन प्रेजेंट है, और जब आप खाना खा लेते हैं तो ये प्रो इंसुलिन किस में बदल जाता है, इनटू द इंसुलिन। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। प्रो इंसुलिन हो या इंसुलिन हो, बेसिकली ये किससे बना है, ये बना है पेप्टाइड चेन से। तीन तरह की पेप्टाइड चेन्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। एक है चेन चेन ए, अनदर इज चेन बी, एंड द थर्ड वन इज चेन सी। तो ये तीन जो हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये तीन चेन्स मिलकर बनाती हैं प्रो इंसुलिन। और जब आपने खाना खा लिया तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ गई। तो अब जो ये प्रो इंसुलिन यानी कि ए बी सी पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो इंसुलिन है, इसमें से जो ये सी वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हट जाती है और यहां पर रह जाती हैं दो चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। तो ये दो जो चेन्स हैं, ये दो चेन्स वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं इंसुलिन, और जो ये तीन चेन्स वाला स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब प्रो इंसुलिन में तीन चेन्स हैं, लेकिन एली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन बनाया उसमें थी सिर्फ दो पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि काम का तो हमारे इंसुलिन ही है, प्रो इंसुलिन तो हमारे किसी काम का है नहीं। इसीलिए पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी वो ए और बी ही बनाई गई। अब इस इंसुलिन के बहुत फायदे हुए, क्योंकि किसी को कोई एलर्जी नहीं हुई, क्योंकि ये ऐसे डीएनए से बना है जो किसी ह्यूमन बींग से ही लिया गया है, इसीलिए जो है इसके कोई एलर्जी या कुछ भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, सबको सूट कर ही जाता है ये वाला इंजेक्शन इंसुलिन का। तो इस तरह का इंसुलिन कहलाता है ह्यूमुलिन, या इसे हम बोल सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयार किया गया इंसुलिन। सो दिस वाज आवर सेकेंड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अब करते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का फॉर 3 मार्क्स, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन थेरेपी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन थेरेपी। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे, इसके पहले हम समझते हैं कि जीन थेरेपी एक्चुअल में है क्या। जीन थेरेपी का मतलब है कि सपोज किसी एक पर्सन के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, आप कई बार देखते हैं कई स्पेशल बच्चे होते हैं जो आम बच्चों की तरह नहीं दिखते हैं।
आम बच्चों के जैसी उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होती है। ये सब कारण होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो जीन थेरेपी है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए आज, तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर कोई जीन खराब हो जाता है, कोई भी जीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, या तो काम नहीं कर रहा है, या ठीक से बना नहीं है, या ठीक से काम नहीं कर रहा, या हो सकता है कुछ टूट फूट गया, उसमें कुछ म्यूटेशन आ गई, कुछ भी चेंज हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस जीन ने जो भी फंक्शन करना था वो फंक्शन ठीक से नहीं होगा, और इसके कारण जो भी बॉडी है वो हमें नॉर्मल अपीयर नहीं होगी। ऐसा ही एक केस देखा गया एक 4 साल की बच्ची में इन द ईयर 1994। इस 4 साल की बच्ची को एक डिजीज थी SCID। SCID की फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस डिजीज में क्या होता है, बेसिकली इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। किसी भी पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो नॉर्मल नहीं होती, कम होती है। मींस कोई भी डिजीज है वो उसको जल्दी से हो जाती है, और इतनी सीवियर होती है कि उसकी डेथ तक हो सकती है। इस छोटी मोटी, सपोज जैसे कोल्ड ही हो गया, किसी को जुकाम ही हो गया, तो जुकाम भी ठीक नहीं होगा और उससे डेथ हो जाएगी। तो ये डिजीज होती है SCID। इसका कारण क्या है, इसका कारण है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम है ADA। ये जो ADA एंजाइम है, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारे अंदर इम्यूनिटी देना। और हमारे अंदर बेसिकली इम्यूनिटी कौन देते हैं, दो तरह के सेल्स, B सेल्स एंड T सेल्स, या B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। तो ADA दैट इज एडिनोसिन डीअमाइनेज जो एंजाइम है, ये हमारे अंदर B सेल्स और T सेल्स को बनाने का काम कर रहा है। अगर किसी का जीन डिफेक्टिव है, ADA एंजाइम बनाने वाला जीन किसी का डिफेक्टिव है, जैसा कि इस बच्ची के अंदर था, तो ये जो जीन है ये ADA एंजाइम को नहीं बनाएगा, और एंजाइम नहीं बनेगा तो B सेल्स और T सेल्स भी नहीं होंगे, और B सेल T सेल्स नहीं होंगे, तो किसी भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी। पहले इस बच्ची का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया गया, ट्रीटमेंट किया गया कि बोन मैरो उसका जो है हर महीने 2 महीने बाद बदल दिया जाता था, तो इसे हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन इस तरह से पूरी जिंदगी बिताना तो पॉसिबल नहीं है कि बार बार आप जाकर अपना बोन मैरो बदलाओ, खर्चा भी बहुत है और पेनफुल भी प्रोसेस है। तो तरीका क्या अपनाया गया कि बोन मैरो में बनने वाले B और जो T लिम्फोसाइट्स हैं, B और T लिम्फोसाइट्स हैं, अगर उनको नेचुरली अपने आप ही बना दिया जाए, कैसे कि हम बोन मैरो के सेल्स ही बदल दें, उनका DNA ही बदल दें, या उनके जीन ही बदल दें, एक नॉर्मल पर्सन के हम डाल दें अंदर, तो उसकी बॉडी अपने आप ही नेचुरली B और T लिम्फोसाइट्स बनाने लग जाएगी। और हमने ऐसा ही किया, एक नॉर्मल पर्सन के जीन को लिया, उस जीन को इंजेक्शन की फॉर्म में उस जो है चाइल्ड को जो है इंजेक्ट किया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उसके सारे ही जो सेल्स हैं, कुछ सालों में ऑल द सेल्स जो डिफेक्टिव थे, हर एक सेल की एक लाइफ होती है, एक टाइम के बाद उस सेल ने खत्म हो जाना है, तो उसके पुराने सेल्स खत्म हो गए, और जो न्यू सेल्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल ही फंक्शनल और नॉर्मल जीन वाले। उनका जीन कैसा था, नॉर्मल। तो वो नेचुरली खुद से ही ADA एंजाइम बनाने लगे, और ADA एंजाइम बनने के कारण उसके नेचुरल अपने ही B एंड T लिम्फोसाइट्स भी बनने लग गए, जो कि किसी भी डिजीज से लड़ते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे लड़ते हैं। अब नेचुरली उसकी इम्यूनिटी काम करने लग गई। तो इस तरह से जीन थेरेपी मतलब किसी का, जैसे किसी मशीन का कोई स्पेयर पार्ट है, कोई अंदर का पार्ट है वो खराब हो गया,
तो उस पार्ट को निकालकर हम नया पार्ट लगा देते हैं। ऐसे किसी का जीन खराब हो गया जिसकी वजह से बीमार है वो, तो हम उसकी जगह एक नया जीन जो है वो लगा दें। दिस प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डिस्क्राइब देयर एडवांटेजेस। सेकेंड क्वेश्चन हमने पढ़ा ह्यूमुलिन या ह्यूमन इंसुलिन के बारे में। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमने किया जीन थेरेपी पर। तो ये तीनों क्वेश्चंस अगर हम देखें लास्ट 10 इयर्स में 3 बार तो तीनों आए ही आए हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर आपको इसके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी, तो इनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।